नमस्ते बच्चों, हमारी बात चल रही थी खेलों की। बच्चों के खेल कैसे होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने बात की कि बच्चों के खेलों की विशेषताएं क्या होती है। आज हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं खेलों का महत्व क्या है। चाहे बच्चे हों या बड़े, सबके जीवन में खेलों का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है उनकी, उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत पुरानी अगर हम बात करें, प्राचीन काल की बात करें तो उस समय खेलों को निरर्थक माना जाता था। ऐसा लगता था कि क्यों निरुद्देश्य हैं ये और क्यों खेलते हैं, खेलों को अच्छा नहीं मानते थे। जबकि बालक के जीवन में खेल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बालक खेल ही खेल में बहुत सारी अच्छी बातें जो है वो खेल ही खेल में सीख लेते हैं। उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा का विकास सब खेल के द्वारा होता है। मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंस है खेलों की, वो किन किन फील्ड में है उनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक महत्व की, कि खेलों की फिजिक में क्या इम्पोर्टेंस है, फिजिकल इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। खेलों से एक तो मांसपेशियां समुचित ढंग से विकसित होती हैं। जो शरीर की मांसपेशियां हैं उनको प्रॉपर एक्सरसाइज मिलती है और वो अच्छी तरह से विकसित होती हैं। बालक स्वस्थ रहता है और बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ठीक हो जाता है और खेलों के कारण से पाचन क्रिया अच्छी होती है। इसको हम यूँ कह लें कि खेल एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके लिए बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते। वो आनंद पूर्वक उस काम को करना पसंद करते हैं और इससे सभी अंगों का व्यायाम अच्छी तरह से हो जाता है। और फिर बात आती है इसका सोशल इम्पोर्टेंस की, कि गेम्स की सोशल इम्पोर्टेंस या सामाजिक महत्व क्या है। एक तो गेम्स में या खेल में कभी भी अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं होता। कोई भी अगर टीम बन रही है तो कोई यूँ नहीं बनती कि ये पैसे वाला इसलिए इस टीम का हिस्सा बनेगा या ये गरीब है तो इस टीम में नहीं रह सकता। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। न जात, न पात, न धर्म, कोई चीज़ नहीं देखी जाती है। तो अमीरी गरीबी, जाति पाति का भेदभाव इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। बालक अपरिचित व्यक्तियों के साथ में भी अच्छे संबंध इसका खेल के कारण से स्थापित कर लेता है और खेलों के माध्यम से ही उनमें सहयोग की भावना, आपस में कॉपरेशन की भावना विकसित होती है और नैतिक विकास वो इन खेलों के माध्यम से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बच्चा खेल के नियमों को न सिर्फ सीखता है बल्कि उनको मानता भी है, उनको फॉलो भी करता है। इससे उनमें नियमों के लिए निष्ठा पैदा होती है, रूल रेगुलेशंस के लिए, और आज्ञा पालन की भावना का भी विकास होता है कि जैसा कोच ने कह दिया, टीचर ने कह दिया या जो भी टीम का कैप्टन है उसने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए उनको फॉलो करना ही है। और फिर बालक खेल के द्वारा समूह में रहना सीखते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना सीखते हैं, कैसे दूसरों के साथ रहा जाता है। भाई बहनों के साथ भी खेलते हैं तो उससे भी प्रेम की भावना का या स्नेह का विकास होता है। और फिर बात आती है संवेगात्मक महत्व की, इसकी इमोशनल इम्पोर्टेंस क्या है। बच्चा खेलों के माध्यम से अपने संवेगों को व्यक्त करता है, जैसे क्रोध हुआ, भय और यहाँ तक कि आनंद भी अगर है, प्रसन्नता भी है, खुशी भी है, तो उसको भी वो खेलों के माध्यम से जाहिर कर पाता है या अभिव्यक्त कर पाता है। खेलने से बच्चों में तनाव जो है वो कम हो जाता है, उनका चिड़चिड़ापन कम हो जाता है और बच्चे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। फिर उसमें अपने इमोशंस या संवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता भी खेलों के माध्यम से बढ़ जाती है। जैसे अगर गुस्सा भी आ रहा है, टीम में किसी ने कोई गलत डिसीजन भी दे दिया है, तो एकदम से हम हर बात के लिए सामने वाले से लड़ नहीं पड़ते हैं, यानी कि अपने इमोशंस को काबू रखते हैं कि ठीक है गलती हो गई है तो अपनी विरोध दर्ज कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि गुस्से में आकर के मारपीट कर रहे हैं। तो खेलों के कारण से संवेगों के नियंत्रण में भी मदद मिलती है। और फिर खेलों के द्वारा बच्चों की कई बार अतृप्त इच्छाएं जो होती है, जो अधूरी रह जाती हैं या किसी तरह से पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो इच्छाएं भी खेलों के माध्यम से पूरी हो जाती हैं।
और खेलों के द्वारा संवेगात्मक अस्थिरता समाप्त हो जाती है तथा दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग जिसको हम कहते हैं, जागती आंखों से सपने देखना, वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि खेलों के माध्यम से बच्चा जो है वो हकीकत का सामना करता है। और फिर बात आती है मॉरल इम्पोर्टेंस, यानी कि नैतिक महत्व क्या होता है। समूह के साथ खेलते हुए बच्चा जो है वो आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाता है। सच्चाई, सहयोग की भावना इत्यादि गुण आ जाते हैं। नीतिगत जितनी बातें होती हैं, नियमों का पालन करना, वो सब इसमें सीखता है। तो वो उसको नैतिकता इससे बढ़ती है। और फिर खेल द्वारा बच्चों में सहनशीलता या टॉलरेंस भी बढ़ जाती है। वो सीखता है और बच्चा सीखता है कि एक अच्छा खिलाड़ी हारने पर भी कभी भी डिस्करेज नहीं होता, उत्साहहीन नहीं होता है, और न ही वो अपने साथियों के लिए द्वेष की भावना पालता है। तो इस तरह से इसका नैतिक महत्व भी है। और फिर बात आती है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस की। हमने बाकी सब बातें करी, वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी खेलों का अपना महत्व है। खेल के द्वारा बच्चों की विचार शक्ति यानी कि थिंकिंग एंड रीजनिंग में वृद्धि होती है, और जो बच्चा जितना अच्छा खेलता है वो पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा हो सकता है। इससे भिन्न भिन्न बालक सभी प्रकार के खिलौनों से खेलता है। इससे उसको भिन्न भिन्न प्रकारों के आकार, रंग, भार इत्यादि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो खेलों के माध्यम से सीख जाते हैं। और फिर हस्त कौशल खेलों के माध्यम से यानी कि हैंडीक्राफ्ट जिसको हम कहते हैं, वो भी इससे सीख जाता है, हैंड स्किल्स। और खेल के द्वारा ही बच्चा कलेक्शन करना, संग्रह करना भी सीखता है। खेल खेल में गिनती सीख जाता है, भाषा का ज्ञान हो जाता है, और उसका मानसिक विकास भी होता है। और फिर बात आती है कि व्यक्तित्व संबंधी इसका क्या महत्व है। पर्सनैलिटी वैल्यूज़ ऑफ प्ले। खेलों में बच्चा अपने को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, और इसलिए उसको अपने व्यक्तित्व को निखारने का भी मौका मिलता है। व्यक्तित्व संबंधी जितने भी शील गुण हैं जो हमने बात की थी पर्सनैलिटी ट्रेट्स की, उनका विकास बाल्यावस्था में हो जाता है, लेकिन इनका समुचित विकास, पूर्ण विकास जिसको हम कह सकते हैं, वो खेलों के माध्यम से ही होता है, जिनमें सहकारिता, श्रेष्ठता, उदारता, सहयोग की भावना इत्यादि सभी शामिल हैं। और फिर खेल के द्वारा बालक के व्यक्तित्व अभियोजन यानी कि पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट में भी बहुत मदद मिलती है। अगर बच्चे को अपने वातावरण में किसी चीज़ के लिए दुख हो रहा है तो वो खेल खेल में उसको भुला देता है, या उसको गुस्सा भी आ रहा है तो खेल के माध्यम से उसकी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो इस तरह से उसको पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट में बहुत मदद मिलती है। और फिर अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति भी खेल के द्वारा होती है। कोई भी क्षतिपूर्ति अगर है तो वो खेल के माध्यम से हो जाती है। जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ने में तेज़ नहीं है तो फिर वो अच्छा खिलाड़ी बन जाता है, तो भी वो समाज में नाम कमाता है, स्कूल में नाम कमाता है। इसी तरह से खेल के द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व विकास का एक अच्छा अवसर मिलता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे खेलों का महत्व है। इसलिए माता पिता और शिक्षक इत्यादि सबको चाहिए कि खेलों के महत्व को समझें और बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, और आप देख रहे हैं कि चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, हर जगह पर स्टूडेंट्स के लिए खेलों के भी पर्याप्त अवसर मिलते हैं। आप देखते हैं, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, यहाँ तक कि नेशनल लेवल पर भी गए होंगे, या अभी आगे भी उनके लिए रास्ते खुले हुए होंगे। और अब इस इम्पोर्टेंस के बाद में हम बात करते हैं खेलों के प्रकार की, कि खेल कितनी तरह के हो सकते हैं। वैसे तो टाइप्स का कोई कहना चाहिए कि एंडलेस है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सों में हमने खेलों को बांट रखा है। जैसे हरलॉक ने बच्चों को जो है वो 4 भागों में बांट रखा है। एक है स्वतंत्र और स्वप्रेरित खेल यानी कि फ्री एंड स्पॉन्टेनियस। दूसरा है कल्पनात्मक खेल, मेक बिलीव प्ले या ड्रामेटाइजेशन जिसको कहते हैं। तीसरे हैं कंस्ट्रक्टिव प्ले, रचनात्मक खेल। और चौथी हैं क्रीड़ाएं, जो गेम्स और स्पोर्ट्स जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्र एवं स्वप्रेरित खेलों की। बच्चा प्रारंभ में जो भी खेल खेलता है वो स्वप्रेरित होता है, यानी कि अपनी डिज़ायर सिर्फ,
उसको कोई चीज़ हाथ में आ गई, उसने उससे खेलना चालू कर दिया। खेल का कोई नियम नहीं है, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि बच्चे को अगर एक कपड़े का टुकड़ा भी मिल गया तो वो उससे भी खेलता है। उसके हाथ में कोई ग्लास है, कोई चम्मच है, कोई बर्तन है, वो उससे भी खेलता है। तो स्वप्रेरित खेल होता है। इन खेलों में कोई नियम नहीं होता, अपनी इच्छा से जब चाहे, जहाँ चाहे और जितनी देर तक चाहे खेल सकता है। 3 माह की आयु के बाद में बच्चे के हाथों में इतनी शक्ति आ चुकी होती है कि वो खिलौनों से खेल सकता है। अपने उसके हाथ में आपने कुछ भी पकड़ा दिया, एक झुनझुना भी पकड़ा दिया, तो वो उससे भी खेलना प्रारंभ करता है। खिलौनों को पटकता है, फेंकता है, कभी मुंह में डालता है, और ये खेल वो अपने आप ही उनका निर्माण कर लेता है। 1 से 2 वर्ष की आयु तक बालक इस प्रकार के खेल सबसे ज़्यादा खेलता है, जिन खेलों में कोई नियम नहीं है, बिल्कुल फ्री है, स्पॉन्टेनियस। जो चीज़ हाथ में आ गई, उसका जो मन पड़ा, जैसे मन पड़ा, वो उसने उसका इस्तेमाल कर लिया। फिर बात आती है कल्पनात्मक खेल की, यानी कि मेक बिलीव प्लेज। 2 से 4 वर्ष की आयु में बच्चों के जो खेल होते हैं वो कल्पना प्रधान होते हैं, और जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं उसका असर उनके खेलों पर पड़ता है, उनके कल्पनात्मक खेलों पर पड़ता है। इन कल्पनात्मक खेलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। बालक कई बार इनडायरेक्ट रूप से, अपरोक्ष रूप से अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। वास्तविक जीवन में तो उस पर बंधन होते हैं, लेकिन खेलों में वो सब बंधन से मुक्त हो जाते हैं और वो जैसे चाहें वैसे खेल पाते हैं। इस प्रकार के खेलों को बच्चे अपनी भावी रुचि, यानी कि फ्यूचर में भी अपनी चॉइस उसको बना लेते हैं। कल्पनात्मक खेलों में जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं उनमें एक तो पारिवारिक प्रतिरूप वाले होते हैं, जैसे घर बनाना, सजाना, भोजन बनाना, परोसना, माता पिता के रूप में छोटे बच्चों को खिलाना, ये सब अधिकांशतः लड़कियां ज़्यादा खेलती हैं। और फिर वस्तुएं खरीदना, बेचना, मोटर, रेलगाड़ी, नाव आदि की सवारी करना, ये तो लड़के भी करते हैं। किसी भी चीज़ को, अगर कोई डंडा भी मिल गया तो उसी को उसने अपनी मोटरसाइकिल बना दी और डर डर करते हुए वो मोटरसाइकिल अपनी चला रहा है। पुलिस का सिपाही बन के चोरों को पकड़ना, सैनिक के खेल खेलना इत्यादि, तो ऐसे जो भी उनके दिमाग में विचार आते हैं, इवन डॉक्टर बन करके और कुछ भी ऐसे कान में लगा करके और डॉक्टरी का खेल खेलना, इस तरह से ये सब कल्पनात्मक खेल होते हैं। और फिर बात आती है रचनात्मक खेलों की। कल्पनात्मक खेलों के पश्चात रचनात्मक खेलों की ओर उन्मुख होता है बच्चा। 5 वर्ष की आयु से बच्चे में रचनात्मक प्रवृत्ति, यानी कि कंस्ट्रक्टिव उसकी थॉट्स जो है वो दिखने लगती हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं को जोड़ता है, अलग करता है, और ये वो टाइम है जहाँ बच्चे ब्लॉक्स से या कोई भी आपस में चीज़ें जोड़ जोड़ करके कोई चीज़ों का, नई चीज़ों का निर्माण करना है तो वो वैसा करता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं को जोड़ करके। और बालिकाओं में के खेलों में सूक्ष्मता, यानी कि फाइननेस ज़्यादा होती है, तथा सॉफ्टनेस, सुकुमारता ज़्यादा पाई जाती है। गुड़ियाएँ बनाएंगी, रंग बिरंगे कपड़े सिलती हैं, रंगदार कागज़ से सुंदर सुंदर फूल बनाती हैं, और बच्चे गीली मिट्टी से मकान, पहाड़ इत्यादि उनसे खेल खेलते हैं। शुरू शुरू में बच्चा जिस किसी चीज़ की रचना करता है तो वो प्रसन्न होता है, सबको अपनी वस्तुएं दिखाता है। बाद में बड़ा होने पर वो अपनी बनाई हुई वस्तुओं को आलोचनात्मक दृष्टि से भी देखता है, यानी कि क्या कमी रह गई या कितना अच्छा बना, कितना अच्छा नहीं बना, वो सब भी वो देखता है। और तब इन सब के बाद में बात आती है क्रीड़ा या स्पोर्ट्स, जिसको गेम्स या स्पोर्ट्स कह सकते हैं। प्रारंभिक खेलों के बाद में बच्चा क्रियाएं करता है। शुरुआत में तो वो अकेला ही खेलता था, अब वो टीम गेम्स भी खेलता है, सामूहिक क्रीड़ाएं करता है, घर की 4 दीवारी से बाहर निकल करके खेलना प्रारंभ करता है। 4-5 वर्ष के बाद में बच्चे, जब 6 वर्ष की अवस्था आने के बाद में जब वो समूह में जाने लग जाते हैं, गैंग बन जाती है, तो गैंग्स में वो पर्टिकुलर गेम्स को अब खेलते हैं। और यहाँ अब गेम्स में नियम, कायदे, कानून भी लागू होते हैं। जैसे क्रिकेट है तो जब जिसकी बारी आएगी तभी वो ही बैटिंग करेगा, जिसको बॉलिंग का मौका मिल रहा हो बॉलिंग करेगा, बाकी सब फील्डिंग करेंगे इत्यादि। तो किसी भी गेम में जिस गेम के जैसे नियम हैं वो उनको अब फॉलो करते हैं। इस अवस्था में क्रीड़ाओं का स्वरूप बहुत सरल होता है। आँख मिचौली, लुका छिपी वगैरह ये भी 4-5 वर्ष की आयु में बच्चे खेलना प्रारंभ कर देते हैं। और बाद में उनकी क्रीड़ाओं में 5 वर्ष से बाद में उनकी क्रीड़ाओं में शारीरिक कौशल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जैसे एक टांग से कूदना,
गेंद को उछाल करके खेलना, और 10 वर्ष की अवस्था आने तक बच्चे जो है वो प्रतियोगिता संबंधी क्रीड़ाओं में भी भाग लेते हैं। पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, जो गेम्स के कंपटीशन होते हैं उनमें भी खेल वो आसानी से अब भाग लेता है और समूह में खेलता है तथा सहयोग का महत्व समझने लगता है। ये थे कुछ प्रकार जिनके बारे में हमने बात की। अब हम फैक्टर्स के बारे में जब बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।